थोड़ी सी हमारी इंडस्ट्री रेगुलराइज नहीं है। गुड़गांव क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, तो मैंने कहा यहाँ पे काम किया जाए। आज भी रियल एस्टेट प्रोफेशनलिज्म अभी भी ढंग से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत इजी मनी मेकिंग making। ये फील्ड है। ये चीज हमारी इंडस्ट्री को बहुत डिग्रेड कर रही है। ये दरअसल हमारे इंडियंस में है। ये कोई दूसरा बंदा आ जाता है, आपसे आधी कमाई ले जाता है। हमारे अंदर ही प्रोफेशनलिज्म और यूनिटी की कमी है। सच तो यही है कि हर बायर को आज के रेट में डिस्काउंट चाहिए। आलू प्याज खरीदते हैं उसमें भी 2 जगह चेक करते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है। लोगों की अपनी एक यूनिटी है। हमें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक यूनिटी की जरूरत है। प्रॉपर्टी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है कहीं ना कहीं। मीडिया को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। सस्ता देख के कुछ भी ले लिया। एक ह्यूमैनिटी के एंगल से उस चीज को देख रहे हैं। बुरी लगती है तो बेशक लगे। क्या होता है ना सर, एक्सपीरियंस हम फ्री में बांट रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यू नहीं है। M3M फिर से बेवकूफ बना रहा है। हाँ, M3M आपका पैसा ले लेगा, डुबा देगा। यही ठीक काम कर रहा है, बाकी बेकार है। बट लोग सबसे ज्यादा गाली फिर M3M को देते हैं। प्रॉपर्टी गलत दिला दी तो चैनल पार्टनर खराब है, प्रॉपर्टी सही दिला दी तो कोई हमें अप्रिसिएशन नहीं है। सर दिल्ली NCR में गुड़गांव ही सबसे ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? NRI को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? प्लॉट अच्छी इन्वेस्टमेंट है या आज के दिन में हाई राइज अच्छी है? गुड़गांव में सप्लाई ही नहीं है प्लॉट की। मार्केट खत्म होगी, रियल एस्टेट फिनिश हो गया। जो मिसिंग कर गए ना, मिस कर उनको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होम फ्लेक्स। माय नेम इज़ अंकित बंसल। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज़ ये हमारा पहला पॉडकास्ट मैं अब शूट कर रहा हूँ। जो कि पहले की हम बात करते हैं तो पहला हमेशा ही बहुत ही स्पेशल होता है। जब भी कोई चीज़ स्टार्ट करता है बहुत ही स्पेशल होता है। फर्स्ट इज़ ऑलवेज स्पेशल। सो इस स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत ही पुराने हैं, लगभग 10-12 साल से प्रॉपर्टी की फील्ड में ही हैं। बिकॉज़ होता क्या है, लोग बहुत ही डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आते हैं। कोई आता है बैंकिंग से, कोई आता है इंश्योरेंस से, कोई आता है डिफरेंट बैकग्राउंड से, बट प्रॉपर्टी की नॉलेज उनको नहीं होती है, बट इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा कर रहे होते हैं। आज हम अपना जो पहला एपिसोड है वो एक ऐसी इंडस्ट्री के दिग्गज के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं जिनको प्रॉपर्टी की एक्सपीरियंस और नॉलेज बहुत ही डेप्थ हो। बिकॉज एक्सपीरियंस और नॉलेज किसी किताब में आपको नहीं मिल सकता है। ये एक्सपीरियंस अपने खुद फील करा हो या अपना एक्सपीरियंस किसी को शेयर किया हो, जब भी आपको ये एक्सपीरियंस मिल सकता है। सो हम इंट्रोड्यूस करते हैं मिस्टर भूपेंद्र शिवांग को, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ही रियल एस्टेट के पुराने खिलाड़ी हैं और काफ़ी डेप्थ नॉलेज इनके पास है। सो मिस्टर भूपेंद्र शिवांग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर इट इज़ माई प्लेजर एंड ऑनेस्टली ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। सो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, बट आई थिंक आप काफ़ी एक्सपीरियंस हो। सो हम जब बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपसे सीखने को भी मिलेगी और हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी चीज़ें जान के बहुत खुश होंगे। मैं आपको विश करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। आपका Thank you, पहला sir. पॉडकास्ट है, बहुत सक्सेस हो ये और इसी तरह की आपकी सीरीज आगे बढ़े। थैंक यू सर। और लोगों को मुझे उम्मीद है कि पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा। एकदम आएगा सर। अनफिल्टर्ड बात करेंगे हम। एकदम सर जी सर। होता क्या है, आज तक मैं अपने चैनल पे अपने ही एक्सपीरियंस के साथ लोगों को अपनी सारी चीज़ें, थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूँ। कोई बिल्डर अच्छा है, कोई मार्केट ऐसी चल रही है, कोई बिल्डर का ये प्रोडक्ट है जो चलेगा कि नहीं चलेगा, लोगों को लगता है ये बहुत बायस्ड है। सो इस पॉडकास्ट में मैं कुछ अपने व्यूअर्स को आपसे बताना चाहता हूँ, आपके एक्सपीरियंस के साथ समझाना चाहता हूँ कि जो मैं फील करता हूँ, क्या आप भी उस इंडस्ट्री के बारे में सेम फील करते हो। तो मैं कुछ आपसे ऐसी चीज़ें पूछना चाहता हूँ जो कि मैंने ये क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, मेरे कमेंट्स में या मेरे व्यूअर्स ही मेरे को ये सवाल पूछते हैं, तो उन्हीं के ही हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछूंगा और जो मैं आपसे भी चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। सो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरे व्यूअर्स को ये बताओ कि आपने रियल एस्टेट कब स्टार्ट किया था और आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। बिकॉज होता क्या है, पहले पता होना चाहिए हमारे व्यूअर्स को कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी रियल एस्टेट की। सो ओवर टू यू। मैं बताता हूँ आपको, मैं जर्नलिज्म में रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड जर्नलिज्म का है। अच्छा। मैंने दिल्ली में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में एज ए जर्नलिस्ट काम किया। उसके बाद मैंने कुछ टाइम 2 गवर्नमेंट है, एक दिल्ली गवर्नमेंट है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनके साथ कुछ एज ए मीडिया एडवाइज़र के तौर पे काम किया। बट मेरा जो फ्रेंड सर्कल था या मेरी फैमिली में मैं कहूँ तो वो रियल एस्टेट से जुड़े हुए थे। तो अल्टीमेटली मेरे को आना इसी फील्ड में था और मैं फाइनली आ गया। तो मैं शुरुआत
मैंने ये करी थी, मैं ब्रोकरेज इंडस्ट्री से नहीं जुड़ना चाहता था, ब्रोकरेज फर्म नहीं बनाना चाहता था। ओके। मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया था। मेरा स्टार्टअप का आइडिया ये था कि जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टी आपको ऑनलाइन पोर्टल पे कहीं नहीं दिखाई देंगी। तो मेरा आइडिया ये था कि वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आएँ और वहाँ से कुछ उन लोगों को ऐसी प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए कि वो लोग भी डिजिटली जो हमारा पूरा इंटरनेट फैल रहा है, उस पे अपना प्रॉपर्टी डालें, सेल परचेज़ करें। तो आइडिया मुझे लगा कि मेरा बहुत अच्छा आइडिया है, बट बहुत आइडिया अच्छा मेरा आइडिया। फ्लॉप रहा, सुपर फ्लॉप रहा, नहीं चला। थोड़ी-सी हमारी इंडस्ट्री रेगुलराइज़ नहीं है, मतलब काफ़ी लोग इसको रेगुलराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, जी, बट समहाउ डिस्कनेक्ट है हमारी इंडस्ट्री में। मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि मैं दिल्ली से मूव हुआ छोटे शहर में, छोटे शहर में। रोहतक गया मैं। ओके। मैंने कहा कि यहाँ पे देखते हैं, दिल्ली से पास भी है, ज़्यादा दूर भी नहीं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। वहाँ से शुरुआत की, तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि छोटे शहरों में जब प्रॉपर्टी की कोई डील होती है, तो हर आदमी एक दूसरे से कनेक्ट होता है, वो इंटरनेट पे नहीं जाता, वो अपने लोकल कनेक्शन ढूंढता है। एक और अच्छी चीज़ ये है, वो मेरे को एक ऐसा एक्सपीरियंस वहाँ देखने को मिला, वहाँ पे चाहे कोई पुलिस वाला हो, डॉक्टर हो, वकील हो, प्रोफेसर हो, सब पार्ट टाइम प्रॉपर्टी का काम करते सब हैं। करते हैं। तो वो मैंने ये फ़ील करा कि अभी लोग इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं। और छोटे शहर में होता क्या है, सब एक दूसरे को जानते भी हैं। एक दूसरे को जानते वर्ड हैं। ऑफ माउथ से ही लोग एक दूसरे को जानते हैं। अगर बिल्कुल। आप किसी पड़ोसी की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं किसी तीसरे बंदे को, तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं जानता ही होगा। तो इस तरह से वो मेरा जो आइडिया था, उस पे मैंने 2 साल काम किया, वो फ्लॉप रहा। तो फ्लॉप। फिर मैं मूव करा गुड़गाँव की तरफ। गुड़गाँव क्योंकि नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है, तो मैंने कहा यहाँ पे काम किया जाए। मेरा पुराना एक्सपीरियंस था, मैं 2010 से 2014 के बीच में गुड़गाँव में रहा हूँ, तो गुड़गाँव को समझता भी था। और चूँकि मेरा जर्नलिज़्म का बैकग्राउंड है, तो रियल एस्टेट के बारे में पढ़ता था, रियल एस्टेट की रिपोर्ट्स पढ़ता था, सारी चीज़ें पता थी। तो इस तरह से मेरी जर्नी ये स्टार्ट हुई गुड़गाँव में। और गुड़गाँव में जब स्टार्ट हुई, तो गुड़गाँव में एज़ ए ब्रोकरेज फर्म हमने अपना काम स्टार्ट किया। क्या मैंने देखा है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में आज भी रियल एस्टेट प्रोफेशनलिज्म अभी भी ढंग से इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज़ मेरे को जो लगता है, बाकी तो आप बताओगे बिकॉज़ आपने काम कर रखा है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, हर बंदा एक दूसरे को जानता है और वो इस ब्रोकरेज प्रोफेशन को डेवलप नहीं होने देता। वहाँ पे ना, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी है। कमी है। वहाँ पे 1 टू 1 जो एक दूसरे को लोग जानते हैं ना, उस एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है, उस पे वो उसके थ्रू डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो सही भी है एक तरह से, जो एक दूसरे को जानते हैं तो ट्रस्ट ज़्यादा उन पे करते हैं। तो अभी इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं, उस पे वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। बट मुझे लगता है कि धीरे-धीरे चीज़ें ग्रो करेंगी और एक दिन उन लोगों का भी ट्रस्ट आएगा और वो लोग भी शायद इस तरह से करने लगेंगे। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टियर 2, टियर 3 सिटी का आदमी जब टियर 1 सिटी में प्रॉपर्टी बाय करने आता है, तो वो वही यूट्यूब देखता है, वही गूगल देखता है, वो उस पे ट्रस्ट कर लेता है। लेकिन अपने ही शहर में जब वो प्रॉपर्टी बाय करने जाता है, तो वहाँ पे ट्रस्ट नहीं करता। तो इस पे थोड़ा-सा अभी जो टियर 2, टियर 3 सिटी में लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, चैनल्स बना लिए हैं, इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, तो धीरे-धीरे डेवलप हो रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बट सर आप देखो ना, दिल्ली में भी और गुड़गांव में भी आज चैनल पार्टनर्स को देखो या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कह लो, हर दूसरा बंदा जिसके पास जो अच्छा वेल स्टैब्लिश अपना काम कर रहा है, आप कोई उसके फ्रेंड सर्कल में अगर पूछ लेता है प्रॉपर्टी चाहिए, तो वो भी ब्रोकर बन जाता है। बिल्कुल, ये है। और आज ब्रोकरेज हमारी फील्ड, मतलब मेरे को लगता है बाकी इंडस्ट्री के लोग हमें चैन से काम नहीं करने दे रहे। दरअसल हर कोई ना- बंदा घुस रहा है, बोल रहा है हम भी इसमें ब्रोकर है, दरअसल हमारा भी कुछ रख लेना। दरअसल इसमें क्या है कि ना, लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत इजी मनी मेकिंग मनी ये मेकिंग फील्ड है और यहाँ आ जाओ और बहुत जल्दी पैसा बनाया जा सकता है। बट ऐसा नहीं है। बट ऐसा नहीं है। स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है, और उसके बाद कुछ जाके मिलता है। जिन लोगों को लगता है वो आते हैं, ट्राई करते हैं, और हर साल हज़ारों लोग आते हैं और हज़ारों लोग ही छोड़ के चले जाते हैं। नए-नए ऑफ़िस खुलते हैं, एग्जैक्टली। नए-नए नाम आते हैं। बट जब प्रॉपर्टी की मार्केट थोड़ी ठीक चल रही होती है, तो कुछ हाथ में लग जाता है। जब प्रॉपर्टी की मार्केट थोड़ी डाउन है, तो लोगों को समझ में आता है कि स्ट्रगल है, और जो स्ट्रगल कर लेता है उस डाउन पीरियड में, जो रुक जाता है, अपने आप को सँभाल लेता है, वो निकल जाता है, अदरवाइज़ वापस चले जाते हैं लोग। सर आज लोगों का मिथ क्या है, जैसे कोई एक अच्छा बंदा वेल स्टैब्लिश अपने घर में बैठा हुआ है, बढ़िया रेंटल इनकम आ रही है, बढ़िया इंडस्ट्री अपनी कोई चला रहा है, या कोई जॉब प्रोफेशन में भी है, अगर उसका कोई फ्रेंड पूछता है प्रॉपर्टी लेनी है, अगर वो आपको जानता है या मेरे को जानता है, हमारे जैसे किसी और चैनल पार्टनर को या कंसल्टेंट को जानता है, जी। उसको नंबर देते हुए ये बोलता है यार कुछ मेरा भी देख लेना। हाँ, ये चीज़ हमारी इंडस्ट्री को बहुत डिग्रेड कर रही है।
दरअसल ना ये मेहनत सारी आपकी, एक्सपीरियंस सारा आपका। आपने अगर गलत जगह पैसा इन्वेस्ट करा दिया तो आपकी बुराइयां हो जाएंगी, आपने अच्छा जगह करा दिया तो कोई अप्रिसिएशन नहीं है। ये दरअसल ना हमारे ना इंडियंस में है ये। हाँ। सिर्फ हम इसी इंडस्ट्री की क्या बात करें, हम बैंकिंग लोन की बात कर लेते हैं, तो हम किसी को रेफ़र करते हैं तो उसमें सामने वाला कह देता है मेरा कट देख लियो। हम किसी को किसी के पास भेजते हैं, उसमें ये हमारी बहुत जीन्स है। में कह सकते हैं जीन्स में। हमारे में ये सर चीज़ें। एक कट और एक प्रॉपर्टी में तो क्या होता है, लोग हिस्सेदारी मांगते हैं पूरी। हाँ, हाँ। मेहनत आप कर रहे हो, आप जा रहे हो अपनी गाड़ी में तेल खर्च रहे हो, अपना टाइम खर्च रहे हो, अगली उनकी कॉस्ट शीट, उनकी डिमांड, सारी चीज़ें कंप्लीट करके दे रहे हो, और उसके बाद कोई दूसरा बंदा आ जाता है, आपसे आधी कमाई ले जाता है। दरअसल ना इसमें मेरे को ये लगता है कि एक तो हमारे जो रियल एस्टेट में जो हम ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो हम ब्रोकर हैं, हमारे अंदर ही प्रोफेशनलिज्म और यूनिटी की कमी है। जो ब्रोकरेज आपको आप डेवलपर दे रहा है, ये थोड़ी सी कड़वी बात है, जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, सही बट बात। सच जो है वो कहा जाएगा। तो सच तो यही है कि हर बायर को आज के डेट में डिस्काउंट चाहिए, और वो डिस्काउंट क्या बट रहा है, हमारी ब्रोकरेज बट रही है। वो आदत ना हमारे जैसे लोगों में से कुछ लोगों ने डाली है। सही बोल रहे हो। अगर हम ही इस चीज़ को अपने हैंड से अपनी तरफ से इसको स्टॉप कर लें कि आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो मत लो, ये हमारी ब्रोकरेज है, हमारी मेहनत है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्डर भी बहुत सारे ऐसे जो नहीं चाहते, वो नहीं भी चाहते। उनको पता है कि एक ब्रोकर कितनी मेहनत करता है, तब जाके तब जाके। एक क्लोजिंग होती है। वो भी नहीं, बहुत सारे ब्रोकर, बहुत सारे डेवलपर्स ने तो ये कर दिया है कि प्रोजेक्ट लॉन्च होने के बाद तक अब वो ब्रोकरेज अपनी डिस्क्लोज नहीं करते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर वो डिस्काउंट बांटने लगते हैं। इसमें मुझे जो लगता है ना, इसमें जो बड़े प्लेयर है ना, उनका कहीं ना कहीं मुझे रोल ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दोषी हैं इसके लिए, क्योंकि उन्हें वॉल्यूम पे खेलना है। वॉल्यूम पे खेलेंगे, उनको जो मार्जिन है, जो परसेंटेज ऑफ ब्रोकरेज है, वो बड़ा मिलेगा। वो मिलेगा बड़ा, जो एक छोटा ब्रोकर है उसको कम मिलेगा, तो वो आगे डिस्काउंट पास ऑन कर सकते हैं। इसी पे वो खेलते हैं कि हमें फॉर एग्जांपल किसी छोटे ब्रोकर को 3% मिल रहा है, उसको 5% मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, 3% पास ऑन कर देगा। तो जो बायर है, हम सब्जी खरीदने जाते हैं सब्जी मंडी में या कहीं भी दुकान पे जाते हैं, आलू प्याज खरीदते हैं, उसमें भी दो जगह चेक करते हैं कि 20 रुपये 18 वाला खरीदते हैं, ये तो प्रॉपर्टी है, करोड़ों की चीज़ है, बायर की गलती भी नहीं है। बायर के जहाँ 2 पैसे बचेंगे वो जाएगा। तो इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की है, ब्रोकर फेटर्निटी की है, उनको सुधारना पड़ेगा। वो नहीं सुधरेंगे तो ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। आज दुबई मार्केट में आप देखो, वहाँ पर पासबैक नाम का ये वर्ड है ही नहीं। बहुत सारे ब्रोकर्स ये बोलते हैं, आई एम नॉट चार्जिंग एनी ब्रोकरेज फ्रॉम यू, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी पार्ट ऑफ डिस्काउंट फ्रॉम माई ब्रोकरेज। तो ये वहाँ पर इंडस्ट्री में लोगों ने वहाँ पर रूल बनाया है, वहाँ पर लोगों की अपनी एक यूनिटी है, बट हमारी यहाँ यूनिटी बहुत लैक करती है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक तो हमारे ऑफिस होते थे, फिजिकल होते थे, हम डिजिटल हो रहे हैं, फिजिटल हो रहे हैं, फिजिकल भी हैं, डिजिटल भी हैं। तो हम एक दूसरे से क्लोज हो रहे हैं, एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक यूनिटी की ज़रूरत है कि जो ब्रोकर की भी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जहाँ पर एक रूल बनना चाहिए। बिकॉज मैं थोड़े टाइम पॉलिटिक्स से भी जुड़ा रहा हूँ, तो मेरे को एक कमी महसूस होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि जहाँ सबकी जो आवाज़ है उसको एक वॉइस मिले, और उस जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिल्डर्स की भी एक हाँ ऑर्गेनाइजेशन है, या वहाँ पर सारी तो चीजें, इस तरह ब्रोकर्स का भी होना चाहिए, और उनके कुछ इस तरह के अपने रूल रेगुलेशन होने चाहिए जिसको सब लोग माने। तो उसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हमारे इस पॉडकास्ट को जो लोग सुन रहे हैं और वो आगे इस पे इनिशिएटिव लेना चाहें, जो कोई बड़ा ब्रोकर हो, छोटा ब्रोकर हो, कोई भी हो, तो मुझे लगता है कि हम ऐसा शुरुआत कर सकते हैं। मैं तो आपको कहूँगा कि आप ही इसकी शुरुआत कर लीजिए, अपनी तरफ से एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक प्लेटफॉर्म की अनाउंसमेंट कीजिए कि जुड़िए, और हम सबके जो राइट्स हैं हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो बिल्डर की तरफ से हो, चाहे वो बायर्स की तरफ से हो। तब मुझे लगता है कि इसमें कुछ सुधार आएगा, और मिल के काम होगा तो ज़्यादा बेहतर काम होगा। आज जैसे अभी आपने एक बात बोली कि चैनल छोटे पार्टनर्स को कम मिलता है ब्रोकरेज, बड़े पार्टनर्स को ज़्यादा मिलता है। देखो, बिल्डर्स को कभी भी ब्रोकरेज देने में कोई परेशानी नहीं है। बिल्डर बोलता है अगर मैं आपको 20% भी दूंगा ना, तो आप 18-19% बांट आओगे। बिल्कुल। इसमें होता क्या है फ़ायदा, प्रॉपर्टी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है कहीं ना कहीं, और जो बायर है उसको पूरा बेनिफिट मिलता है। जब वो बेचता है मार्केट में अपनी उसी प्रॉपर्टी को, और 3 टाइम्स 4 टाइम्स जब वो कमाता है, तब तो वो किसी भी ब्रोकर को अपना हिस्सा नहीं देता है। तो ये हमारे को ब्रोकर फैटर्निटी को सोचने की बहुत ज़रूरत है, हमें एक यूनिटी बनाने की बहुत ज़रूरत है। मैंने देखो अक्सर ट्राई तो किया है कि ऐसा कुछ बने जिसमें सारे
ब्रोकर्स ऐड हो और एक ऑर्गेनाइजेशन चले, बट समहाउ यहाँ पर एजुकेशन बहुत लैक करता है। आजकल हर कोई ब्रोकर बन रहा है, हर कोई सोच रहा है प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एक ऐसी फील्ड हो गई है जो बस इजी मनी है, गए हमने प्रॉपर्टी बेची और पैसा आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि ना थोड़ा सा ना गवर्नमेंट को भी इस तरफ जरूर ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूरत है। हम एग्जाम्पल के तौर पे लें, मुंबई ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, वहाँ पे एक एग्ज़ाम रख दिया कि अगर आप ब्रोकर बनना चाहते हो, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनना चाहते हो, रेरा ने एक एग्ज़ाम रखा है, आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि ये नहीं कि कोई भी मुंह उठा के चला आया और ब्रोकर बन गया। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे आपको किसी ब्रोकरेज फर्म के साथ 3 साल काम करना पड़ेगा, तब आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। उसका थोड़ा सा असर हमें यूपी में देखने को मिला। यूपी ने भी एक इस तरह का एग्ज़ाम रख दिया। मुझे लगता है कि बाकी जगह भी होना चाहिए कि एक बेसिक क्राइटेरिया हो, कि थोड़ी बेसिक नॉलेज हो, रेरा क्या ये पता होना चाहिए, बेसिक लॉ क्या है वो पता होना चाहिए, उसको पास करे, पढ़ाई करे, फिर आदमी इस प्रोफेशन में आए। तो वो ज़्यादा है, मुझे लगता है कि इस तरफ थोड़ा सा सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस फील्ड में बहुत मीडिया को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना चाहिए, बिकॉज ये फील्ड ऐसी है जहाँ पर हम कोई एक ऐसी शर्ट या ऐसा प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं कि आज वो ख़राब हो गया कल दूसरा ले सकते। बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं, आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे, जो परेशान है गलत प्रॉपर्टी में स्टक होके, सस्ता देख के कुछ भी ले लिया, क्योंकि कुछ जो लोग हैं कुछ पैसे बचाने के लिए, आज हमने कोई अच्छी चीज़ समझाई, सपोज हमने बोला यार ये एक प्रोडक्ट है आप ले लो, इसका 100 रुपये की वैल्यू है, बट कोई वो अनएजुकेटेड या अनप्रोफेशनल बंदे के पास गया और यही प्रोडक्ट मैं आपको इसी में एक दबी हुई इन्वेंट्री देता हूँ, 70 रुपये की मिल जाएगी, बाद में प्रॉफिट सेम आना है। वो बायर क्या उस ट्रैप में आ जाता है, उनको लगता है कि हम बेकार हैं, हमने कुछ ज़्यादा ही पैसे बना लिए इसके अंदर, या हम कुछ ज़्यादा ही इसमें कटिंग कर रहे हैं। तो इस चक्कर में वो क्या करता है, उस छोटे ब्रोकर के पास चला जाता है जिसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, और वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके फिर आपके मेरे पास ही आता है, हमारे वीडियोस को देख के। मेरे पास दिन में कम से कम 15 से 20 फ़ोन आते हैं कि सर ये प्रॉपर्टी ले रखी है, क्या आप इसको बिकवा सकते हो, फिर हम आपके साथ री इन्वेस्ट कर लेंगे। मैं उनको दिल से ट्राई करता हूँ हेल्प करने की। मैंने कभी उनको ऐसा नहीं बोला कि लेने के टाइम पर आप कहाँ गए थे। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप सर, मैं कोशिश करता हूँ जो मार्केट का बेस्ट प्राइसिंग है, सपोज उन्होंने हो सकता है 100 रुपये की ली है, मैं 90 रुपये कोट करता हूँ। उनको उस टाइम लगता है यार आप में और उनमें क्या फ़र्क है। आपके साथ भी ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स आती होंगी, बहुत चैलेंजेस। आप एक ह्यूमैनिटी के एंगल से उस चीज़ को देख रहे हैं, बट अब थोड़ा टाइम उस चीज़ पे दोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जिन लोगों ने ये प्रॉपर्टी बाय की है, जब इन्होंने प्रॉपर्टी बाय की है ना, मेरी बातें कड़वी लगती हैं और मुझे कोई वो संकोच सर, भी हम नहीं है सब ब्रोकर्स कहने की में सारी बातें बायर्स को कड़वी कि लगती बुरी लगती हैं तो बेशक लगे। मुझे जानता हूँ कि मैं किस तरह से काम करता हूँ, क्या मेरी ऑनेस्टी है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब ये लोग प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं ना, तब ये लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे मुझे 2 रुपये सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है। वहाँ पे वो ये नहीं देखते कि जो सामने वाला आदमी है वो कितना प्रोफेशनल है, ट्रांसपेरेंट है। उनको लगता है कि यहाँ 2 पैसे यहाँ पे कम मेरे को बच रहे हैं, ज़्यादा बच रहे हैं, और मैं ये प्रॉपर्टी बाय से इसलिए कर रहा हूँ। और जो प्रॉपर्टी बेच रहा है उसको भी पता है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट और जो भी मेरा ब्रोकरेज का पार्ट है मैं पास ऑन कर रहा हूँ। मेरे को तो अपना वॉल्यूम पे खेलना है, नंबर पे खेलना है, एक बार ये कट जाए, कटना ही वर्ड यूज़ करा जाता है एग्जैक्टली नॉर्मली, और वो प्रॉपर्टी उसको चिपका दी जाती है। और साथ में एक ये भी चल रहा था, हम 2 तरह से समझते हैं बायर को। हम सोचते हैं एक इन्वेस्टर है, एक एंड यूज़र है, 2 नहीं 3 कैटेगरी हैं। एक ट्रेडर की कैटेगरी है। ये ट्रेडर की कैटेगरी तैयार करने वाले भी हमारे में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि 3 महीने 6 महीने में आपके इतने बन जाएंगे, आप निकल जाओगे। तो जब उनको लालच दिया जाता है, सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वो लालच है, लालच में फंसते हैं लोग कि यार मेरे 3 महीने 6 महीने में 1000 2000 बढ़ जाएंगे और मैं एग्जिट मार जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि अगर 3 महीने 6 महीने में ये आपके 1000 2000 बढ़ जाते तो जो ब्रोकर है ना, और गुड़गांव के ब्रोकर के इतने डीप पॉकेट्स हैं कि वो एक की जगह 10 प्रॉपर्टी वही बाय कर लेते। बिल्डर को बेचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्डर को बेचने की जरूरत ही नहीं है। वो 2000 रुपये कमा के आपको क्यों बेचता, बट लोगों को समझ में नहीं आती। जब वो फंस जाते हैं फिर उन्हें लगता है कि यार मुझे लगता है कि यूट्यूब पे देखा जाए, यूट्यूब को हम ना समझना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म कैसे हैं। जब हमारे पास ना फ्री टाइम है, खाली में टाइम पास करना है, हम किस पे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हमें क्या देखना है वहाँ पे, बट यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म है, वहाँ हम कुछ लर्न करने जाते हैं, सीखने जाते हैं, मतलब उसकी ट्रस्ट ज़्यादा है। तो जब हमें लगता है कि हम फंस गए हैं तो यूट्यूब पे एक बार चेक कर लेते हैं कौन कौन से यहाँ पे चैनल्स हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं, वो सलाह देंगे। तब वो लोग आते हैं और कॉल करते हैं। आप
मैं जैसा आपने कहा कि मैं आप बात करते हैं, आप कोशिश करते हैं, मैं कोशिश नहीं करता, मैं बहुत ब्लंटली बात करता हूँ। मुझे पता है 90% लोग किस लालच की वजह से गए हैं वो ये ऐसा नहीं भोले थे, 10% लोग भोले थे, 10% 90% लोग भोले नहीं 90% थे, लालच है। वो स्मार्ट थे और लालच की वजह से लालच वो की वहाँ वजह गए हैं। मैं उनको कह देता हूँ कि जब आपने बाय कर रहे थे ना प्रॉपर्टी, जब भी हम यहीं पर थे, ये चैनल भी यहीं पर थे, हमारा नंबर भी यहीं नंबर था, भी यहीं पर था। अगर आप एक बार बात कर लेते ना तो शायद आप नहीं फंसते। अच्छा, मैंने ना एक ईजी वे और निकाला ऐसे लोगों को कि जो मुझे लगा कि फंस रहे हैं, लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं था, तो मैंने एक नया तरीका निकाला लोगों के सामने। मैंने एक ऑप्शन रखा, एक मैंने अपनी छोटी सी फीस लगा दी कि आपको मेरे से प्रॉपर्टी बाय नहीं करनी, मत करिए, आपको जहाँ जो जिससे मिलती है उससे खरीद लो। मेरी एक फ़ीस है, आप प्रॉपर्टी बाय करने से पहले एक बार मेरे से कंसल्टेंसी ले लो, कंसल्टेंसी ले लो। और मेरी वो फ़ीस मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल अनबायस्ड बताऊंगा, आपको जिससे लेना है वो ले लो, प्रॉपर्टी के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, बिल्डर के पूरा बारे में बताओ। अच्छे से बता दूंगा। तो उसका देखने को मिला, काफ़ी अच्छा असर देखने को मिला, काफ़ी लोग आए। तो अब अगर लोग ये कहें कि हमें नहीं पता था, तो वो गलत बोल रहे हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना आप इतने पड़ेगा। करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत अपने पास से करनी एक पड़ेगी। बेसिक शर्ट लेते हैं तो 4 जगह जाते हैं, 4 तो जगह प्रॉपर्टी के लिए तो आई एम श्योर इतना तो करना बनता है। आपको एक बार बैठना पड़ेगा, एक छोटी सी फीस देनी पड़ेगी आपको, जिससे जो प्रॉपर्टी ले लो, गुड़गांव मार्केट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, पूरी नॉलेज एरिया के बारे में पूरी नॉलेज दे दी जाएगी, और किसी भी तरह की कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो, कोई ऐसी क्लॉज नहीं है कि आपको हमसे बाय करना है। ये आप बहुत फ्री हैं। बहुत अच्छा आपने ये स्टार्ट किया इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें इसका मिल रहा आई है। गेस मेरे को भी ये चीज़ कॉपी करनी है सर, क्योंकि क्या होता है बिल- दिन में मेरे को 25 से 30 कॉल हर रोज़ आते हैं। मैं कई बार उठा नहीं पाता हूँ, कई बार मेरी टीम उठाती है, सर मैंने ये प्रॉपर्टी ले ली है, सर मैंने ये ले लिया, मेरे को एग्जिट दे दो। सर वो मार्केट से इतने हाई रेट पे उन्होंने परचेज कर रखा है कि आज मैं उसको रियल प्राइसिंग भी बताऊंगा ना, 2-4 गालियाँ हमें सुनने को मिलेगी। बिल्कुल ठीक बात तो और क्या है, लोग इतने परेशान हैं कि इस पे घंटों बात करना चाहते हैं। तो आई एम श्योर मेरे को ये आपका हैक कॉपी करना पड़ेगा। बिल्कुल आप मैं भी एक कीजिए। फीस लगाऊंगा, बिकॉज क्या होता है ना सर, एक्सपीरियंस हम फ्री में बांट रहे हैं ना, तो उसकी वैल्यू नहीं है। देखिए, फ्री में आप जो भी दोगे ना उसकी वैल्यू कभी value भी नहीं नहीं है, होगी। exactly. आप थोड़ा सा चार्ज लगाओगे तो आप सामने वाला भी आपकी बात सुनेगा, अंडरस्टैंड करेगा। और फ्री में तो आप सुबह से शाम तक कितना भी ज्ञान बांटो। मैं ये कर चुका हूँ, मेरे पास एनआरआईज के बहुत ज़्यादा कॉल्स आते थे, और मैं 2-2 घंटा बैठ के उन्हें आराम से कहानियाँ सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। और फिर वो कहीं और से ले पता लगा कि मेरे जो वो और हैं गुड़गांव में, मोस्टली जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं सब मेरे दोस्त हैं, जानने वाले हैं, 1-2 को छोड़ दो। तो सबसे अच्छी बात है, डिस्कशन होता है कि ऐसे ऐसे आया था, तो पता लगा कि उससे भी उसने वही बात करी, उससे भी वही बात करी है। तो मैंने कहा ये तो यार फ्री में ऐसा नहीं चलेगा, तो वो फीस लगाइए, उसके बाद फिल्ट्रेशन अपने आप हो जाता है। जो सीरियस बायर है या सेलर है वही आपसे बात करेगा, तो आपको फिल्टर भी मिल जाता है थोड़ी सी फीस लगा के। सो ये एक अच्छी एडवाइस है फ्रॉम माय साइड और सर की तरफ से। अगर जो भी प्रॉपर्टी चैनल कंसल्टेंट हमारे को देख रहे हैं, आप एक छोटी सी फीस लगा के अपना ये ज्ञान बायर्स को दे। बिकॉज अगर होता क्या है, अगर आप फ्री में बांटोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा छोटा सा प्राइस टैग लोगे और कस्टमर को बोलोगे आप हमारे से कंसल्टेंसी लो, बिकॉज आज होता क्या है, जैसे आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना है तो बहुत सारी कंसल्टेंसीज बैठी है, वो भी आपसे फीस चार्ज करती है फॉर कंसल्टेंसी। डॉक्टर्स के पास जाओगे वो भी कंसल्टेंसी चार्ज करती है। तो मैं तो ये इनिशिएटिव अपने लाइफ में ऐड करने वाला हूँ। मेरी एडवाइस है जो भी हमारे इस चैनल को देख रहा है, आप भी ये इनिशिएटिव अपने पे अप्लाई करो एंड सी द चेंजेस। मैजिक दिखेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो सर मेरा कॉमन सवाल एक और था जो हमारे व्यूअर्स हमारे से पूछते थे। जैसे अभी एक M3M की स्कीम आई, आप आई एम श्योर हमने देखा भी होगा। 3 दिन औराना में फंक्शन था, काफ़ी लोग आए वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बेचने। आधे लोगों ने तो, कुछ यूट्यूबर्स ने तो क्या किया, माइलस्टोन के लिए सिर्फ इसके बारे में नेगेटिव बोला कि स्कीम बेकार है, M3M फिर से बेवकूफ़ बना रहा है, हाँ M3M आपका पैसा ले लेगा, डुबा देगा। और उनको खूब सारे लाइक्स, व्यूज़ और कॉल्स भी गई होंगी, कोई प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन भी कर ली होगी। बट सर इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर ये स्कीम बेकार थी तो इतनी जो भीड़ थी और इतने जो बायर्स आए थे क्यों आए थे? और थोड़ा सा मैं आपका इनपुट जानना चाहता हूँ इस स्कीम के बारे में। बेसिकली इट्स नॉट अबाउट डेवलपर, इट्स अबाउट स्कीम। क्या ये स्कीम अच्छी थी या स्कीम कैसी थी? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो एक गोदरेज की प्रॉपर्टी लेके आए थे वहाँ पे स्वैप कराने के लिए। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना, हमारे भी जो क्रिएटर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या फिर हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं ना, वो थोड़ा ना नैरो व्यू रखते हैं। वो जिस डेवलपर के साथ काम या जिस एरिया में काम कर रहे हैं ना, उसी की अच्छी बात है, उसको लेके उनको लगता है कि इसकी प्रॉपर्टी ठीक है, यही ठीक काम कर रहा है, बाकी बेकार हैं।
बाकी दूसरी तरफ जाओगे, वो किसी पर्टिकुलर एक डेवलपर के साथ काम कर रहे हैं तो उनको लगता है वो ठीक है, उसकी दूसरे डेवलपर की तो प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं है। हर प्रॉपर्टी के लिए बायर है, हर डेवलपर के लिए अलग चैनल पार्टनर है, सबकी प्रॉपर्टी बिकती हैं, सबकी प्रॉपर्टी अच्छा करती अच्छा हैं। करती है। तो जो जिसके साथ काम नहीं कर रहा उसको लगता है कि वो अच्छा नहीं कर रहा है। ये है लोगों में। जो मान लीजिए एक्स डेवलपर के साथ काम कर रहा है उसको लगेगा कि वाई डेवलपर है उसका तो बिकता ही नहीं है, और जबकि उसको ये नहीं पता कि वाई डेवलपर भी उतना अच्छा काम कर अच्छा रहा है। काम कर रहा है। और स्कीम, जैसा कि ये कहा जाता है M3M को लेके कि गुड़गांव के मार्केट को Drive अगर कोई ट्रेंड सेटर है और कोई आगे ले जाता है जो, तो और जो निकालता है बायर्स को, जो इन्वेस्टर को निकालता है, तो वो M3M है। M3M की स्कीम आती रही हैं, आती, मुझे लगता है श्योर फ्यूचर में भी आती रहेंगी। और लोगों को समझ में आए, लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है। जो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ लगा रहा है ना, उसके पास उतना दिमाग है, उसने वो पैसे कमाए हैं, कमाए हैं, आपसे ज़्यादा उसके पास दिमाग है, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। 1-2% को छोड़ दें तो उनको कुछ स्कीम में समझ में आ रहा होगा तभी वो वहाँ गए हैं, अदरवाइज नहीं जाते। मैंने देखा 2-3 दिन जाके बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। और लोगों ने स्वैप भी करी है प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी भी बाय करी है, बहुत करी है सर, बहुत करी है। लोगों ने जितना मतलब एक मैं किसी डेवलपर के बारे में बुरा नहीं बोलता, बट होता क्या है जब कोई सामने से आता है और अपनी चीज़ें रखता है। आज आप देखोगे गोदरेज की जब भी कोई लॉन्च आता है, जब भी कोई अलॉटमेंट्स होती है तो लाइन लग जाती है, बट M3M के कोई लॉन्च में लाइन नहीं लगती। बट हाँ ठीक है, M3M 70-80% ओवर द पीरियड ऑफ 10 डेज 15 डेज लॉन्च में बेच लेता है, लाइन नहीं लगाता है, परेशान नहीं करता है बायर्स को, बेच लेता है। बट लोग सबसे ज़्यादा गाली फिर M3M को देते हैं। बट इस स्कीम में सबसे ज़्यादा मेरे को जो बंदे गोदरेज की प्रॉपर्टी लेके रखे हैं, जैसे गोदरेज एरिस्टोक्रेट हो गया, जेनिथ हो गया, वो स्वैप कराने आए थे। पर डेवलपर ने भी देखा कि इतने ज़्यादा गोदरेज के लोग आ रहे, तो सर इसमें क्या कहना चाहोगे? क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ में प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं है? मुझे लगता है कि गोदरेज का जो फोकस है वो लॉन्चेस पे बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अब उनको थोड़ा सा फोकस ना डिलीवरी पे कर लेना चाहिए, डिलीवरी एंड प्राइसिंग ऑल्सो। और डिलीवरी पे, प्राइसिंग पे, लोकेशन पे, इन सब पे थोड़ा सा अगर वो काम करें तो गोदरेज एक बहुत बड़ा नाम है, अच्छा काम होगा। मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा अगर वो फोकस कर ले तो अच्छा और करेगा। बायर्स भी उन पर ट्रस्ट करके मतलब प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। हर लॉन्च पे सर बहुत लंबी लाइन हाँ, लंबी लाइन देखने लगती को है और मिलती है। बिकता है, अच्छा बिकता है बट गोदरेज इट भी। इज़ वेरी सैड सर, इस स्कीम पे मैंने देखा कि गोदरेज के बहुत सारे बायर्स जो थे वो आए थे स्वैप कराने के लिए, और M3M ने स्वैप करके भी दिया उनको प्रॉपर्टी। तो मुझे लगता है कि गोदरेज को इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है कि जो उनके साथ इन्वेस्ट कर रहा है उसके पैसे बने। बहुत लंबा नहीं चलेगा अगर बायर्स के, इन्वेस्टर के पैसे ही नहीं बनेंगे, तो फिर लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होंगे। बट इस पे अगर काम करे गोदरेज, मुझे लगता है कि पैसा, एक इनका जेनिथ आया था, जेनिथ आया था, अच्छा प्राइस था, बहुत अच्छा प्राइस, अच्छा बिका वो। और मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना उस पर प्रीमियम भी आएगा। लोगों को लगता है वही ना, इस मार्केट में ना 20% जो ब्रोकर है ना, वो 30% उस बायर को बेवकूफ़ बनाता है, जो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको 6 महीने में एग्जिट मिल जाएगा। 6 महीने में एग्जिट। उनके पास वो 6 महीने के बाद का ना विजन ही नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, फंड कहाँ से आएगा, मैं अगली पेमेंट कैसे करूँगा। तो वो लोग ना क्या हो जाते हैं, फिर उनको थोड़ा डर लगने लगता है, मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं एग्जिट कैसे करूँ। वो क्या करते हैं, एक ही आदमी होगा 10 ब्रोकर के पास जाएगा, और हर ब्रोकर का अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, एक प्रॉपर्टी 1000 ग्रुप में घूम जाएगी, और क्या होगा उसमें मिनिमम प्रीमियम मांग रहा होगा। उससे मैसेज आता है, पूरी प्रोजेक्ट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि इसमें तो प्रीमियम ही नहीं आया, देखो यूनिट कैसे ग्रुप्स में इतने कम प्रीमियम पे सबसे या जीरो इम्पोर्टेंट प्रीमियम फैक्टर पे। है। गोदरेज के जितने भी बायर्स हैं, आई थिंक वो मिस सेलिंग के शिकार है। लोग उनको ये बोल के दे जाते हैं प्रॉपर्टीज़ की सर आप 3 महीने में स्वैप कर लेना, 4 महीने में एग्जिट कर लेना, आपको प्रीमियम आ जाएगा। और जब प्रीमियम नहीं आता है तो वो छोटा जो प्रीमियम मांगते हैं ना, उससे पूरा का पूरा ब्रांड ही सफ़र करता है। बिल्कुल, इस पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिल्डर को भी काम करने की ज़रूरत है। उनको अपने चैनल पार्टनर भी इस तरह के देखने चाहिए कि वो किस तरह का कमिटमेंट कर रहे हैं, क्या है। इस पे मुझे लगता है कि ये हमारे को इस पे बहुत ज़्यादा सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। इतना बड़ा ग्रुप है, इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। इस बार उन्होंने 40,000 करोड़ का टारगेट रखा है, 30,000 करोड़ की उन्होंने सेल की है। इंडिया का नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ सेल्स में वो डेवलपर बना है। इतने करोड़ के पैकेज लेके वहाँ पे लोग बैठे हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। उनको मुझे लगता है इस पे सोच के काम करने की ज़रूरत है। हमें, मुझे लगता है कि हमें प्रो बायर रहना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए उन बायर्स की जिनकी वजह से हमारा सर्वाइवल है, कि उनके साथ गलत ना हो। हम पूरे दुनिया का भी ठेका नहीं ले सकते कि सबको हम दे, लेकिन जो हमारे पास आदमी आ गया ना,
उसके साथ गलत ना हो, ये जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। बट सर आप देखोगे आजकल सबसे ज़्यादा जो बदनामी होती है हर चीज़ में, चैनल पार्टनर। प्रॉपर्टी गलत दिला दी तो चैनल पार्टनर खराब है, प्रॉपर्टी सही दिला दी तो कोई हमें अप्रिसिएशन नहीं है। और आजकल के कुछ डेवलपर्स भी ऐसे हैं जिनका आप वीडियो भी बना लो तो होता क्या है, वहाँ से फ़ोन आने लगते हैं कि भैया वीडियो हटाओ। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारा गया, खर्चा हमारा गया, प्रमोशन भी हम उनके लिए कर रहे हैं, और उसके बाद फिर कॉल आती है और डेवलपर खुद ही इतना एग्रेसिव है कि मार्केट में वो सारी न्यूज़ फैला रहा है कि आप हमारी प्रॉपर्टी को प्रमोट करो, आप हमारे लिए बायर्स लाओ। तो सर उसके बारे में क्या कहना है कि प्रोडक्शन, आई एम श्योर आपका भी बहुत वेस्ट हुआ होगा। मैं इस पे ना बहुत अच्छे से, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहता हूँ। एकदम सर जानना चाहता हूँ। पता है क्या है, एक रूल बना दिया रेरा का रेरा का। कि बिना रेरा के आप प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। हम मानने के लिए तैयार हैं, हमने रेरा में रजिस्ट्रेशन करा है, ब्रोकर है, डेवलपर का भी रेरा का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस प्रोजेक्ट की जो डिटेल मार्केट में आ रही है, आपको सपना तो नहीं आया कि वो 3 BHK आ रहा है, 4 BHK आ रहा है, किस साइज क्या आ रहा है, क्या प्राइस आ रहा है, क्या लोकेशन आ रहा है, डेवलपर की तरफ से तो बताया गया, तभी तो आपने वो आगे प्रमोट किया है। बिल्डर क्या है, बिल्डर बहुत साफ बना रहना चाहता है, वो डिटेल भी शेयर कर देगा, वो मार्केट में बज़ भी क्रिएट करना चाहता है थ्रू चैनल पार्टनर, और प्री लॉन्च में देखना चाहता है कि उसके प्रोजेक्ट को कैसा रिस्पांस मिल रहा है, उसके बाद प्राइसिंग बढ़ा देता है। और उसके बाद अगर किसी तरह की रेरा की तरफ से कुछ कंप्लेन हो या कुछ हो तो वो हंटर किस में चला देता है कि हमारे को तो पता नहीं, चैनल पार्टनर। एग्जैक्टली। रेरा में कंप्लेन होती है, चैनल पार्टनर। बायर गाली देते हैं चैनल पार्टनर को कि आप प्री लॉन्च में सेल कर रहे हो। अरे हमें सपना आ रहा था क्या सर, बहुत सारे तो डेवलपर ऐसा करते हैं, आपको बता देते हैं प्री लॉन्च में कि सर ये एक्स प्राइसिंग है, और लॉन्च पे वाई प्राइसिंग कर देते हैं। तो जो जिसकी आप यूआई उठा के रखते हो, आप तो पूरी मेहनत कर रहे हो शिद्दत से कि जो बिल्डर ने बताया वही बताओ, उस टाइम पर तो वो 10 बातें सुनने को तो हमें ही मिलती है। पिछले दिनों एक न्यूज़ चैनल है, उन्होंने स्टिंग भी करा था एक डेवलपर का कि किस तरह प्री लॉन्च में बेच रहे थे। हर डेवलपर करता है। मुझे लगता है कि अगर हमारा ये वीडियो या पॉडकास्ट रेरा अथॉरिटी देख रही है, मेरे से कांटेक्ट करो। मैं अपनी सर्विसेज, अपनी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल तैयार है, हम दोनों तैयार हैं कि डेवलपर जो गलत कर रहे हैं आप उनके खिलाफ एक्शन लो ना। अभी सर मेरे पास जैसे कॉल आया था एक एक्स डेवलपर का, बहुत ही रेनाउंड डेवलपर है, उन्होंने बोला ये वीडियो हटा दो, हमें रेरा में दिक्कत हो रही है। मैंने बोला सर मैं वीडियो हटा देता हूँ, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आप दे दो, मैं हटा देता हूँ, बिकॉज मैं प्रमोशन आपके लिए ही कर रहा था और आपकी ही प्रॉपर्टी प्रमोट कर रहा था। बोला नहीं आपको ये राइट किसने दिया है? मैंने बोला यार ये सपना तो मेरे को नहीं आ रहा है, ये प्रोजेक्ट आ रहा है, ये डिटेल आ रही है, आपकी कंपनी से ही जो RM हैं वो आ रहे हैं, हमें रोज़ सुबह शाम फॉलोअप कर रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं कि आप मीटिंग कराओ, इतने चेक्स उठ चुके हैं, इतने ये हो चुके हैं। आज आप ऑल ऑफ सडन बोलते हो वो सारी मेहनत को मैं ज़ीरो कर दूं और जस्ट आपके एक फ़ोन कॉल पे, और फ़ोन कॉल भी सर इतने आए बैक टू बैक। मैंने जब ये सारी चीज़ें उनको बताई तो हमारे पास फिर RMs के फ़ोन आने लगे, सर ऐसा मत बोलो हमारी नौकरी चली जाएगी। मैंने बोला सर ये क्या स्टोरी चल रही, क्या थ्योरी चल रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप ही बोल रहे हो आपकी नौकरी चली जाएगी और आप ही आके प्रमोट कर रहे हो, आप ही आके बोल रहे हो कि कस्टमर लेके आओ, फिर आप ही फ़ोन करके बोल रहे हो हटा दो। डेवलपर को ना, मैं जैसे मैंने कहा, उसको सेल्स भी चाहिए, चाहिए, प्रोजेक्ट भी सेल करना है, और उसको साफ सुथरा भी देखना है कि नहीं हम कुछ अलग नहीं, गलत नहीं कर रहे, हम बिल्कुल जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। आज से 2 साल पुरानी बात है। एक डेवलपर है, बहुत बड़ा डेवलपर है, बड़ा उसका नाम है। उसके RM का मेरे पास कॉल आया कि आप हमारे साथ काम नहीं कर रहे हो, आपका इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, आप आओ हमारे साथ काम करो। मैं चला गया, उनसे बात की, 1 घंटे तक उनसे पूरी डिटेल में बात की। मैंने कहा कि हम तो डिजिटल मीडिया के थ्रू अपना प्रमोशन करते हैं, सब रेरा वेरा सब इन प्लेस था। मैंने कहा हम वीडियो बनाते हैं आपके यहाँ का और करते हैं प्रमोट। तो उसने कहा कि अंदर की तो शायद परमिशन ना मिले, आप बाहर से कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे साथ मेरा एडिटर था, वो गया, उसने क्या करा, उसने ड्रोन शूट, उसने कहा कि कोई 2-3 शॉट ले लेते हैं तो अच्छा हम दिखा सकेंगे, बता सकेंगे। उसने ड्रोन शॉट लेने शुरू करे, मेरी गाड़ी वहीं थी और उसने ड्रोन शॉट लिया। बिल्डर का ही कोई आदमी था, उसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया और हमारा वीडियो बना दिया और पुलिस में कंप्लेन कर दी कि बिना परमिशन के ये कर रहे हैं। मैंने उसको RM को फ़ोन करा, मैंने कहा यार पुलिस के यहाँ से कॉल आ रहा है, हमारे यहाँ को मेरे पास कॉल आ रहा है कि आपने ऐसे ऐसे करा है। मैंने कहा इसमें बोलो आप अपनी कंपनी वालों को, वो क्या है। तो उसने सीधे हाथ खड़े कर दिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मेरी बहुत ही गलत है सर। मेरी तो एडवाइस जितने भी हो और अपने यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं वीडियो, आपसे एडवाइस है आप रिटर्न में पहले ले लें, मेल पे ले लें। अगर आप किसी के साथ इस तरह वीडियो शूट करने जा रहे हैं या कोई ड्रोन शॉट का, कि आपको परमिशन दे दी गई है, कल को अगर आप किसी लीगल पचड़े में फंसते हो तो आपके पास
एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस होना कोई भी वर्बली बात नहीं चलती, आपके पास रिटर्न में जो होगा वही लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। चाहिए। फिर वो किसी भी तरह कैसे कैसे करके उस कंप्लेन को विड्रॉ करा के वो कराया। तो बिल्डर्स की ये है, मतलब हर तरफ से ना ब्रोकर को ही फंसना पड़ता है, गालियां बायर की तरफ से भी, बिल्डर की तरफ से भी ब्रोकर को ही सुननी broker को पड़ती हैं। सुननी पड़ती है। आप बस ऐसी है इस इंडस्ट्री, थैंक्सलेस जॉब है, आपको करना है, अब बस कर्म करते जाओ, फल आप की इच्छा बिल्कुल मत आपको करना ही पड़ेगा अगर आप इसमें रहना चाहते रहना हैं। चाहते हो। एग्जैक्टली सर, दिल्ली एनसीआर में गुड़गांव ही सबसे ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है? मतलब आप देखोगे फरीदाबाद भी है, नोएडा पूरी प्लांट सिटी है, बट फिर भी आप देखोगे कंपैरिजन टू नोएडा आज गुड़गांव सबसे ज़्यादा क्यों ग्रो कर रहा है? जॉब्स अपॉर्चुनिटी सबसे बड़ी चीज़ यही है, यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स हैं, नोएडा में उस तरह की इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और फरीदाबाद तो एक इंडस्ट्रियल टाउन था, पुराना शहर था, लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन वहाँ उस तरह के ना तो डेवलपर गए और ना उस तरह से रियल एस्टेट ने वहाँ ग्रो करा। तो एक तो दिल्ली हमारे पास है, दिल्ली है, दूसरा फरीदाबाद हमारे पास है, Exactly. एनसीआर के दूसरे शहर हैं, नॉर्थ इंडिया के दूसरे स्टेट हैं, और एनआरआईज का बहुत बड़ा परसेंटेज है जो गुड़गांव को एज ए रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के तौर पे देखता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो हमें दिखता है कि गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग इसमें बताना चाहता हूँ कि प्लीज प्लीज गुड़गांव की वजह से पिछले 1.5-2 साल से नोएडा की मार्केट भी बहुत अच्छा कर बहुत रही अच्छी है। होगी। उसका रीज़न बताता हूँ क्या है। उसका रीज़न ये है कि आप देखोगे पिछले 1 साल में जो लॉन्चेस हुए ना, कोई भी 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ से कम नहीं आ रहा। कम के लॉन्चेस एक्सेप्शनल होगा कोई 2.5-3 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। हम इसके अपोजिट देखते हैं गुड़गांव को, वहाँ पे 8,000 रुपये, 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑप्शन मिल जाते हैं। जिन लोगों का बजट कम है ना, वो वो वहाँ लोग prefer अल्टरनेट के तौर पे वहाँ देख रहे हैं। तो पिछले 1 साल में ऐसे बहुत सारे लोग थे, इन्वेस्टर खास तौर पे, और बायर भी थे, एंड यूज़र भी थे, जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी देखने आए, क्योंकि उनकी फर्स्ट जो प्रेफरेंस थी वो गुड़गांव थी, बट उनको उनके बजट में वो बजट में चीज़ें नहीं नहीं मिली, तो वो मूव ऑन कर गए नोएडा की तरफ, और नोएडा से लगता हुआ इंदिरापुरम गाजियाबाद है उस तरफ। तो वहाँ भी आज के टाइम पे रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, बट उसमें गुड़गांव का बहुत बड़ा रोल है। रोल है। नोएडा के लोग नहीं मानेंगे, नहीं माने, लेकिन सच तो यही है। सच तो यही है, और exactly. मैं जितना गुड़गांव को पसंद करता हूँ उतना मैं नोएडा को ही पसंद करता हूँ। मेरा दोनों जगह बराबर स्टेक है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्टिकुलर एक सिटी को कर रहे हैं, या तो नोएडा कर रहे हैं या गुड़गांव कर रहे हैं, तो फिर एक वो साइड ले लेते हैं, बायस हो जाते हैं। मैं दोनों जगह कर रहा हूँ, दोनों जगह देखता हूँ, दोनों जगह के बायर्स हैं, तो मैं इसलिए बहुत ही पारदर्शिता के साथ ही बात बता सकता हूँ। एग्जाम्पल देखें, पिछले दिनों वहाँ पे गौर का एक प्रोजेक्ट आया, वहाँ पे प्रेस्टीज आया, वहाँ पे उससे पहले आपका मैक्स का प्रोजेक्ट आया था। अब ट्रम्प भी आने वाला है सर। हाँ, ट्रम्प का भी सुना है, ट्रम्प भी वहाँ पे आएगा 94 सेक्टर में, और वहाँ पे काउंटी आ रहा है, वहाँ पे शोभा जा रहा है, वहाँ पे गोदरेज आ रहा है, वहाँ पे एक्सपीरियन गया, सबने बहुत अच्छा भी सर लॉन्च आने वाला है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। अच्छा, वहाँ पर 96 सेक्टर में जो यूनिटेक की लैंड थी, उस पर ही अब स्मार्ट वर्ल्ड का नया लॉन्च हमें जल्दी देखने को मिलेगा। ओके, तो वहाँ भी अब काफ़ी अच्छा कर रहा है, और एक नोएडा के लोगों को ना कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि पिछले जो डेवलपर्स थे, जिसमें अजनारा है, आपका सुपरटेक है, अम्रपाली है, जिन्होंने बहुत मार्केट को नेगेटिव किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके स्टक हो गए, तो लोगों में ना एक कॉन्फिडेंस लूज हो गया था वहाँ पे कि यहाँ के रियल एस्टेट में पैसा लगाएंगे, पता नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा भी नहीं होगा। बेसिकली रेरा के पहले सर वो 1-2 साल का फेज आया था जिसमें लाइन से 8 या 9 डेवलपर्स एनसीएलटी में बैंक्रप्सी फाइल कर चुके थे। तो वो एक रीज़न था नोएडा को बहुत नोएडा का डाउनफॉल, वरना नोएडा की भी ग्रोथ जिस स्पीड से हो रही थी जब जेपी ने अपना टाउनशिप स्टार्ट किया था, बिकॉज मैंने अपना करियर 2009 में नोएडा से स्टार्ट किया था। मैंने नोएडा में जेपी, सुपरटेक बहुत भेजा है मैंने, और बहुत ही अच्छी चीज़ थी। जो मेजर टाउनशिप्स थे, मेजर डेवलपर्स थे, वो ही जब बैंक्रप्सी पे चले जाएंगे तो सर नोएडा को उठाएगा कौन? तो जब यहाँ से कुछ अच्छे डेवलपर्स गए, नेशनल लेवल के कुछ अच्छे डेवलपर्स गए, तो दोबारा से लोगों में कॉन्फिडेंस आया, और नोएडा की मार्केट भी अच्छा कर रही है। बट नो डाउट गुड़गांव की मार्केट सबसे आगे है और सबसे तेज़ भी है। आज एक सबसे कॉमन सवाल है, एनआरआई को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए गुड़गांव में? क्योंकि एनआरआईज की सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो गुड़गांव में ही है। आज बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड कॉल कर रहे हैं, मेरे को भी, आई एम श्योर आपके पास भी आता है। आपकी क्या एडवाइस है कि आप उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, हम ना ये सोच के चलते हैं, मान के चलते हैं कि एनआरआईज
जो लोग हैं बाहर बैठे हुए हैं उनको इतना पता नहीं होगा जितना यहाँ के लोकल बायर को पता उनको होगा, सर सब पता है, लेकिन उनको मैं आपको बताऊँ हमारे से जो हमारा लोकल बायर है उससे ज़्यादा ज़्यादा पता है। पता है। वो बहुत डेप्थ में जाके चीज़ें समझते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात है तो इसमें बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि वो गूगल पे डिस्टेंस चेक करते हैं कि गुड़गांव से 70 किलोमीटर दूर एक शहर पड़ता है, वहाँ पे तो ये रेट मिल रहा है तो वहाँ चले जाते हैं। वहाँ चले जाते हैं। 100 किलोमीटर दूर ये शहर पड़ रहा है, वहाँ पे हम लैंड बाय कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लैंड बाय करो उसमें नुकसान कभी नहीं होता। लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप अच्छी जगह लैंड बाय नहीं करोगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा। मैं शहरों का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। Exactly. मैं बोलूँगा तो फिर वो नेगेटिव लगेगा उनके लिए। बट बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट आए पिछले 2-3 साल में, लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, आज काफी भी अच्छा वो घूमा है। सेम उसी प्राइस पे, मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, उसी प्राइस पे वहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं या उससे कम प्राइस पे कम प्राइस हो गया। वो ट्रेड हो रही हैं चीज़ें। तो एनआरआईज़ को ना देखना चाहिए कि जो मार्केट अच्छा कर रही है ना वहाँ जाना चाहिए। और सबसे पहले आपको अपना बजट देखना चाहिए। सबका बजट एक जैसा नहीं है। सारे वहाँ पर जो बैठे हुए हैं सब वीपी नहीं है, सब कोई किसी का हेड नहीं कर रहा किसी कंपनी को, तो हर तरह के लोग हैं। तो आपको अपना बजट देखना होगा, दूसरी चीज़ आपको डेवलपर को देखना होगा, तीसरी चीज़ आपको देखना होगा प्रोजेक्ट को, लोकेशन को देखना होगा, और उस मार्केट में देखना होगा कि एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए कि अभी कुछ टाइम पहले द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक डेवलपर ने 18-19 हज़ार रुपये कोई चीज़ें बेची, और उसके बगल में 15,000-16 हज़ार में दूसरा डेवलपर आके बेच के चला गया, और उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पेमेंट प्लान भी बहुत लोग पेमेंट प्लान भी बहुत अच्छा था। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखते रहना चाहिए कि कहाँ पे प्राइस है, प्राइस को ज़रूर चेक करना प्राइस चाहिए। पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने आज 18,000 पे एंट्री करी और बगल में 15,000 पे किसी ने बाय कर लिया, तो आपको 3,000 पे आप ज़्यादा तेज में गए हैं। पहले दिन से ये प्रॉफिट 15,000 वाले को 18,000 पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा, नहीं लेकिन 18 वाले को 20 पहुँचने में टाइम लगेगा। तो ऐसी चीज़ों को आपको देखना चाहिए, और प्राइस पॉइंट को देख के, डेवलपर को देख के आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और हमारे जैसे लोग तो हैं ही बताने के लिए, आप जैसे लोग हैं चैनल से। मैं ये नहीं कहता कि आपको हमारा ही देखना है, 50 चैनल खुले हुए हैं, सबका देखो। आपको जिस पे ट्रस्ट हो उससे बात करो, उसके साथ आप डील करो। मैं ऐसा बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि मैं सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट हूँ। आपको जो जिससे अच्छा ट्रांसपेरेंट लगता लगता है, जो ऑनेस्ट लगता है, आप उसके साथ जाके काम करो। सर एक कॉमन ये भी एक कंफ्यूजन है कि प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए लुकिंग एट द प्राइसेस ऑफ रेजिडेंशियल। आज बहुत हाई राइज का बहुत प्राइस बढ़ चुका है, आज प्लॉट की भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है, तो लोग कंफ्यूज है कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट डालना ज़्यादा अच्छा है या हाई राइज में। बट प्लॉट में कुछ लोग जब बोलते हैं पॉजिटिव के साथ हमेशा नेगेटिव पीछे आता है। तो जैसे ही प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो वो पॉलिसी याद आ जाती है जो अभी बीच में आई थी, 4th फ्लोर के लिए कुछ क्लॉजेज आ गए, कुछ प्लस एंड माइनसेस आ गए, तो लोग बोलते हैं हम ये ले लें तो उसमें फिर फ्यूचर में कुछ नया ना आ जाए। तो काफ़ी बायर्स कंफ्यूज है कि प्लॉट अच्छी इन्वेस्टमेंट है या आज के दिन में हाई राइज अच्छी इन्वेस्टमेंट है। नो डाउट प्लॉट हमेशा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, है और रहेगी। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि गुड़गांव में सप्लाई ही नहीं है प्लॉट की। आप देखो कि पिछला कोई जनरल प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट कब आया था, मेरे ख्याल से 2 साल 2.5 साल हो गए होंगे, जिसमें मुझे याद नहीं है, 2-2.5 साल पहले भी कोई प्रोजेक्ट आया होगा। SPR में बात करें, अल्मेडा है आपका एक BPTP है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे चले जाएं, BPTP का एक है, एक्सपीरियन है। मतलब जनरल प्लॉटिंग जिसमें 180 गज से ऊपर के प्लॉट आए, बड़ी टाउनशिप आई, कई साल पहले आया, बहुत साल पहले। सप्लाई जीरो है। तो उसके बाद आपका दीनदयाल आया, दीनदयाल में भी 2 साल पहले कैपिंग लग गई। फरीदाबाद और गुड़गांव में फ्रीज हो गया कि अब नहीं आएंगे, अब लाइसेंसेस नहीं आ रहे, अब लाइसेंसेस नए नहीं आएंगे, जो पुराने लाइसेंस है उसमें ही आएगा। उसमें भी बिल्डर्स ने फ्लोर ले आए, तो सप्लाई ही नहीं है। जब किसी चीज़ की सप्लाई नहीं होगी तो इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल है, जितनी कम सप्लाई उतना ज़्यादा उसका डिमांड बढ़ेगी और प्राइस रहेगा। तो आज के टाइम पे प्लॉट के आप प्राइस देख लो, जिन्होंने 60,000 70,000 पे बाय करे तो 2-2 लाख रुपए हो गए हैं। इसलिए प्लॉट भी आज के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिखता नहीं है कि आज सर देखो 1.5 साल पहले भी 1.5 लाख रुपए में प्लॉट बिक रहे थे। आज भी सर मेरे को जो पर्सनली फील होता है, जो 2 साल पहले 2.5 साल पहले जो लास्ट प्लॉटेड थी डेवलपमेंट, उसके बाद ये जो अभी क्लॉज आए हैं 4th फ्लोर का, इससे थोड़ी सी प्लॉट की मार्केट डिस्टर्ब हो गई है। आज आप देखोगे 2 साल 1 साल 1.5 साल में जो भी टाइम है, इस टाइम में प्लॉटिंग के प्राइसेस नहीं बढ़े हैं। मेजर प्राइसेस जैसे आप द्वारका एक्सप्रेसवे में देख लो, जो प्लॉटेड डेवलपमेंट 80-90 हज़ार में बिकी थी, आज वो 1.25 या 1.5 में अवेलेबल है। बट 1.5 का ये 2.5 नहीं हुआ। जिस तेजी से 80 से 1.5 पहुंची है, 1.5 से आज वो 2.5 या 2 पे नहीं पहुंच रही है।
वो जो उसका रीज़न है बड़ा, वो वही है, फोर्थ फ्लोर फोर्थ वाली की क्लैरिटी बहुत पॉलिसी जो आई, हाँ, उसमें ये हुआ कि आपको अपने लेफ्ट पड़ोसी राइट पड़ोसी से भी एनओसी NOC लेना लेके पड़ेगा, delivery, नहीं तो आपको 1.8 मीटर छोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ से। exactly, आपका 250 गज का है, इतना इतना छोड़ दोगे तो बचेगा क्या। और जो भी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो मोस्टली ये सोच के कर रहा है कि कल को मैं किसी जो बिल्डर फ्लोर बनाता है या मैं ही बिल्डर फ्लोर बना के उसको बेच दूंगा। लेकिन इस पॉलिसी की वजह से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन हो गई है। थोड़ी restriction, 10 मीटर के रोड की इसमें एक प्रोविज़न आ गया कि 10 मीटर से चौड़ा रोड होना चाहिए, तब आप बना सकते हैं। बेसमेंट के लिए अलग उसमें प्रोविज़न आ गया कि इतना बड़ा प्लॉट का साइज़ होना चाहिए। तो उसमें इतने सारे क्लॉज आ गए ना, जो बिल्डर फ्लोर बना के बेचते थे, प्लॉट बाय करते थे, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया। उस वजह से थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ गया। लोग किस तरफ मूव होने लगे, लोग मूव होने लगे High-rise, दीनदयाल की दीनदयाल, तरफ, दीनदयाल की प्लॉटिंग की तरफ। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे कोई कोई क्लॉज नहीं है। आपका 9 मीटर 9 का मीटर की प्लॉट हो, सड़क 12 है, मीटर का सड़क हो, आपको ना लेफ्ट से राइट से किसी तरह की आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। बट वहाँ भी प्रैक्टिकलिटी में आप देखोगे कि आने वाले टाइम में इतने छोटे छोटे प्लॉट हैं, 4-4 फ्लोर बनेंगे और 9 मीटर की सड़क होगी तो कितना कंजेशन हो जाएगा। वो टाउनशिप की जगह चॉल्स ज़्यादा नज़र आएंगी, चौल से ज़्यादा। तो लोगों को वो भी एक खतरा नज़र आने खतरा लगा है नज़र कि वहाँ भी पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा। इसलिए प्लॉट को लेके थोड़ा सा थोड़ा मार्केट, सा थोड़ा ठंडा मार्केट है। सर एक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेरे को लगता है इस एपिसोड का आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक क्रैश बोल के मैं तो लगभग 4-5 साल, क्या मेरे को 10 साल से सुन रहा हूँ, मार्केट क्रैश हो गई, बबल तक ख़त्म हो गई, और अभी भी लोग यही कह रहे हैं, और मेरे को लगता है आने वाले 2 साल के बाद भी लोग यही कहेंगे, क्रैश, बबल, मार्केट ख़त्म होगी, रियल एस्टेट फिनिश हो गया, लुक फॉर समथिंग एल्स। सर इसमें क्या कहना चाहोगे? इसको ना हमें इस तरह से समझना पड़ेगा। बहुत सारे बायर्स ऐसे हैं जो पिछले 3-4 साल में जो तेज़ी हुई ना, प्राइस डबल ट्रिपल हुए, वो सोचते रह गए सोचते रह गए। कि मेरे को बाय करना है, अब करूँगा अब करूँगा, प्राइस कम होंगे कम होंगे। मेरे को प्राइस लगता है जिन्होंने लिया नहीं है ना, सबसे ज़्यादा शोर वही मचा रहे हैं, जो मिसिंग कर गए ना, मिस कर गए। एग्जैक्टली, वो लोग को अब वो ना एक फ्रस्ट्रेशन सी आ गई है कि यार हम मिस कर गए। तो वो आज भी चाहते हैं कि मार्केट डाउन हो जाए, मार्केट गिर जाए और हम ले लें। और हम ले लें। और इसको थोड़ा सा समझेंगे हम चैनल पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास तौर पे यूट्यूबर्स नए नए यूट्यूबर्स आए हैं, उनको यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे ना नेगेटिव चीज़ें बहुत तेज़ी से फैलती हैं, पॉजिटिव बहुत धीरे चलती है। सर तो उनको व्यूज़ चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। तो 1-2 चैनल पार्टनर्स ने या यूट्यूबर्स ने डाली इस तरह की वीडियो की मार्केट क्रैश होगी, उसको बहुत सारे व्यूज़ मिल गए। तो वो फार्मूला मिल गया छोटे छोटे जो यूट्यूबर्स हैं जल्दी ग्रो कराने कि हम कैसे ग्रो करें अपने चैनल का। तो हर महीने आपको मार्केट क्रैश, मार्केट माथा पकड़े हुए, सिर पकड़े हुए, इस तरह की चीज़ें वीडियोस देखने दिख जाएंगे। लोग ये कहेंगे कि मैंने भी इस तरह की वीडियो बनाया, 1 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था इस तरह का, आप जाके चेक कर लो। वो है, वो मैंने उस टाइम पे बनाया था जब बहुत बड़े बड़े साइज आ रहे थे और प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि जो बायर्स है उसके लिए कुछ नहीं है, और उसके बाद सुधार हुआ। बहुत सारे डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट में साइज को ठीक करा, पेमेंट प्लान को ठीक करा और प्राइस को भी ठीक करा। ये मैं अपनी अचीवमेंट मानता हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं उन्होंने भी ऐसे करा। और एक बहुत बड़ा डेवलपर है, उसने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च के टाइम पे ये कहा था कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, इस तरह के वीडियो मत बनाओ। मतलब उनको भी लगा कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, और ये चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू बायर्स और इन्वेस्टर तक जा रही है, हमें इस चीज़ को सुधार करना पड़ेगा। इंडिया के टॉप 10 डेवलपर्स में से एक डेवलपर आते हैं, उनके प्रमोटर्स हैं, उनसे मैं मिला। वो मेरा हर वीडियो देखते हैं, हर वीडियो देखते हैं। वो पर्सनली उन्होंने मेरे को बुलाया और मेरे से मिले, और उन्होंने कहा कि आपने जो वीडियो बनाया था ना, ठीक बनाया। ग्राउंड रियलिटी हमें भी नहीं पता थी, हमें समझ में आया और हमने सुधार करा। अब हमारे यहाँ देखना, अब जो प्रोजेक्ट आएंगे उसमें साइज़ भी आपको ठीक मिलेगा और प्राइस भी ठीक मिलेगा। और मैंने देखा अगले उनके जो प्रोजेक्ट आए, प्राइस में भी सुधार था और साइज़ में भी। तो आप मान के चलो कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, नेगेटिविटी भी फैला रहा है थोड़ी, लेकिन पॉजिटिविटी भी फैला रहा है। कहीं ये कोई वीडियो किसी न किसी के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। बिल्कुल, कुछ वीडियोस ऐसी होती है जो लोगों को बेकार लगती है, जिनका पैसा लगा हुआ है ना, वो इस तरह की वीडियोस देखते हैं ना, उनको लगता है कि यार ये गलत कर रहा है। जो मिस करके उनको लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। सारे कमेंट्स आपको उसी तरह उनके देखने को मिलेंगे कि जिन्होंने मिस कर दिया, नहीं ले पाए हैं। मेरी एडवाइस उनको ये है कि आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो रही है। आप तो ये चाहते हो कि प्रॉपर्टी के प्राइस गिरे, हम आपके साथ हैं, ठीक है, आप प्राइस गिरने चाहिए। लेकिन आप ये देखो कि जो प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं
और जो लोग बाय कर रहे हैं वो आपका फायदा कर रहे हैं। कैसे फायदा कर रहे हैं मैं बताता हूँ। वो फायदा इस तरह से कर रहे हैं, आप तो चाहते हो कि प्रॉपर्टी के प्राइस गिरे, वो महंगा खरीद रहे हैं। कल को प्रॉपर्टी के प्राइस गिर जाएंगे, वो तो प्राइस डाउन हो जाएंगे तो आपके लिए खरीद रहे हैं एक तरह से प्रॉपर्टी, महंगी प्रॉपर्टी। प्राइस गिर जाएंगे तो वो बेचेंगे, कम प्राइस पे बेचेंगे, तो महंगी खरीद के और सस्ती बेचेंगे, तो वो आपका फायदा कर रहे हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि बढ़ती रहे मार्केट, अच्छा है, और जब गिरेगी तो आपको फायदा हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लो, जो मिस कर गया कि अच्छी बात है, जो खरीद रहे खरीदते रहो, जब गिरेगी हम खरीद लेंगे, वो आपके लिए पॉजिटिव चीज कर रहे हैं। सर मैंने भी एक ऐसा ही वीडियो बनाया था अभी लास्ट कुछ ही हफ्ते पहले ही बनाया था, मैंने देखा। हाँ, मैंने देखा। अगर मैंने यही बोला कि क्रैश है, तो अगर ट्रम्प का भी लॉन्च आया 3200 करोड़ रुपए का टोटल सेल्स वैल्यू, 4 दिन में टोटली माल बिक गया। उसके बाद अभी प्रिवाना आएगा, प्रिवाना नॉट, डीएलएफ जैसे, ट्रम्प जैसे बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स अगर अपने लॉन्चेस प्लान कर रहे हैं इस मार्केट में जहाँ पर लोग कह रहे हैं क्रैश है, तो क्या वो बेवकूफ़ हैं? मैं इसको समझाना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम पे ना बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, यूट्यूब और सबसे ज़्यादा मेरे कमेंट्स उसी वीडियोस में मिले हैं। इतनी हेटरेड है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुमने रियल एस्टेट ही नहीं बेचा, तुम्हें प्रोफेशन चेंज कर लेना चाहिए। मैं उन लोगों से, मैंने सबको रिप्लाई ये किया है, इफ़ यू हैव गट्स, इफ़ यू हैव नॉलेज, आप एक वीडियो तो बनाओ, आप इसको जस्टिफाई तो करो, मेरे फैक्ट्स को गलत तो ठहराओ। यार देखो, रियल एस्टेट एक लर्निंग प्रोसेस है। मेरे को 15 साल 16 साल हो गए हैं, आप मेरे से एज में ज़्यादा हो सर। कई बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से भी एज में कम है और हमारे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो सर लर्न करना, एक चीज़ों को समझना कभी भी गलत नहीं होता। तो मैंने उनको हमेशा एक चैलेंज किया है कि सर अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में फैक्ट्स गलत है, आप एक अच्छी वीडियो तो बनाओ। पर मेरे को लगता है ये वही नए यूट्यूबर्स हैं जो एक फेक आईडी बना के आपके कमेंट्स डाल रहे हैं, आपको नेगेटिव कमेंट्स डाल रहे हैं। दरअसल ना उनके पास कुछ और है नहीं करने के लिए, वो इतने फ्री हैं कि वो उस पर कमेंट कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनके पास और ज़्यादा काम नहीं है। उनको ना बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये मानना है। मैं लेता नहीं, मैं भी नहीं लेता। तो मेरे जो ट्रम्प वाला आपने कहा उसी को मैं बता रहा था। मैंने भी एक दो रील देखी इंस्टाग्राम पे, कोई साहब थे, वीडियो क्रिएटर थे, मैंने चेक करा उनका जाके प्रोफाइल, रियल एस्टेट से जुड़े हुए नहीं थे। वो कह रहे कि आपको पता ही नहीं है कि ये जो ब्रोकर होते हैं ना, ये उठा लेते हैं, हाँ, मेरे पास भी सेम कमेंट आया हुआ है। तो ये उठा लेते हैं और ये फिर आगे बेचते हैं, और जो 10% पेमेंट होती है वो उसको बेस पे दिखा देते हैं 3200 करोड़ रुपए का। तो भाई साहब 8 करोड़ रुपए का एक फ्लैट था मिनिमम वहाँ पे, 8 करोड़ का 10% कितना होता है? 80 लाख। 80 लाख जिसने दिए हैं ना, वो भी कुछ पैसे होते हैं। 80 लाख क्लोज टू 1 CR होते हैं, कोई भी 1 CR ऐसे उठा के नहीं देते। अगर हम लोगों ने 80 लाख रुपए भी लगाया तो हमारा भी तो रिसर्च होगा, कुछ रिस्क होगा ना। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है बिल्डर कहेगा कि 3 साल 5 साल तक आपको देने नहीं, 80 लगा के रखो। तो थोड़ा सा इस पे वीडियो बना रहे हैं, व्यूज चाहिए, लोगों को करते रहना चाहिए। लेकिन मैं उनको पूरी तरह से खारिज भी नहीं करता, नेगेटिव बिल्कुल नहीं कहता कि वो गलत हैं, क्योंकि कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा चढ़ा के अपनी सेल्स दिखाई, बताया हमारा प्रोजेक्ट बिक गया, पिछले 2 साल 3 साल की बात कर रहा हूँ, और उन प्रोजेक्ट्स में आपको आज भी यूनिट मिल जाएंगी, आज भी वो बेच रहे हैं। बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी से जुड़ा होता है। डेवलपर्स के बहुत पैसे लगे हुए हैं, इन्वेस्टर के पैसे लगे हुए हैं, बायर्स के पैसे लगे हुए हैं, तो किसी डेवलपर का प्रोजेक्ट का नाम नहीं लेना चाहिए। पर ऐसे बहुत सारे डेवलपर हैं, इस तरह का काम भी करते हैं। दोनों तरीके के लोग, दोनों तरीके। सो क्वेश्चंस तो मेरे पास एंडलेस है, बट अब मैं अपने व्यूअर्स से चाहता हूँ कि आप कुछ और टॉपिक को कवर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम इस टॉपिक पे बेसिकली बात करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या हमें कॉल करके बता सकते हैं, या हमारे नंबर दिए हुए व्हाट्सएप पे भी आप हमें क्वेश्चंस लिख के भेज सकते हैं। हम में भी पार्ट 2 में फिर से भूपेंद्र जी के साथ बैठ के उनसे कुछ नई चीज़ें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एंड मैं आज उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आज मैंने काफ़ी कुछ उनसे सीखा भी है, काफ़ी कुछ टॉपिक्स पे हमने डिस्कस भी करा है। आई गेस बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगा। एंड मिलते हैं अपने एपिसोड 2 पे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इस चैनल पे आके, आपके प्लेटफॉर्म पे आके, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि दूसरे पार्ट में जब भी हम बात करेंगे और इस तरह की अच्छी बातें करेंगे। थैंक यू सर।